विकास की तलवार की रोशनी मुकुंद की ओर बढ़ी और मुकुंद गायब हो गया। बाकी सब लोग भाग जाओ, तलवार वाले युवक ने कहा। वह और विकास एक साथ हवा में उठ खड़े हुए दोनों दक्ष को घूर रहे थे। दोनों योद्धाओं ने अपनी साधना का स्तर छुपा रखा था। क्या आश्चर्य है, वे एक दूसरे को बाहर से जानते हैं। भीड़ ने सोचा। इस समय सबके चेहरे लटके हुए थे। किसी ने पूछा, तुम दोनों वाकई बहुत मजबूत हो। तुम हमें अपने साथ क्यों रखना चाहते थे? योजना बी के रूप में हमें नहीं पता था कि रास्ते में हम किससे टकराने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हें चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। विकास ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस जानवर के पास इतना बड़ा खजाना हो सकता है। अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले ही हमला कर देते और उसे मार देते। तलवार वाले युवक ने कहा। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे और सहशिष्य थे। उन्होंने अपने असली नाम भी नहीं बताए थे। इधर दक्ष ने अपना सिर उठाया और विकास की ओर देखा, जिसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी, उदासीन और भावहीन लग रही थी। इस समय दक्ष के एक हाथ में एक काली तलवार प्रकट हुई जो राक्षसी ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपने मुंह में कुछ डाला। ये स्वर्गीय स्तर के जानवर का दिल था। दक्ष ने दिल चबा लिया और उसे निगल लिया। मरो, विकास ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बर्फ मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया। उसकी तलवार बर्फ की तरह ठंडी हो गई और बर्फीली ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। उसके साथ ही शिष्य की तलवार भी आग की लपटों से घिर गई और जलने लगी। दोनों योद्धा विरोधी किंतु पूरक साधना प्रकार के थे। उनके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। अगले ही पल दोनों योद्धा आगे बढ़े, एक आगे और एक पीछे। उनकी तलवार और भयानक ऊर्जा अभी तक दक्ष तक नहीं पहुंची थी, लेकिन दक्ष पहले से ही घातक शक्ति से दबा हुआ महसूस कर रहा था। इसी समय दक्ष भी आगे बढ़ा। उसकी काली तलवार हवा में लहराए। दक्ष हवा में उड़ते पत्ते की तरह हिल रहा था। वह हल्का, फुर्तीला और सुंदर लग रहा था। उसकी काली तलवार हवा में लहराती हुई धुंधली लग रही थी, लेकिन हवा में तलवार का एक निशान उसके पीछे चल रहा था। कच हवा में एक तलवार की रोशनी चमक उठी। विकास ने हिलना बंद कर दिया। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था। दक्ष उसके बगल में खड़ा था। अचानक विकास की कमर से खून बहने लगा और फिर उसका शरीर दो टुकड़ों में कट गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसके होंठ फड़क रहे थे और फिर वह एक प्रकाश पुंज में बदल गया और गायब हो गया। ये कैसे संभव है? उसके साथी शिष्य ने हैरान होकर कहा। उसके साथी शिष्य का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसका हाथ कांप रहा था। दक्ष धीरे से मुड़ा और उसे ठंडी नजरों से देखा। वह आदमी डर से कांप उठा और अनजाने में पीछे हट गया। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, डिवाइन फायर सिटी का एक अविश्वसनीय तलवारबाज योद्धा। वह इतने लंबे समय से 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर लड़ने का इंतजार कर रहा था और अब शायद उसकी मृत्यु होने वाली थी। भू ऊर्जा, वायु वायु, भू ऊर्जा, वह मेरे साथी शिष्य से तेज कैसे हो सकता है? उसने मुंह बनाते हुए सोचा। इधर दक्ष अपनी काली तलवार लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही दक्ष उसके सामने पहुंचा, उस आदमी ने अपनी तलवार में ऊर्जा का संघनन किया। उसने अचानक अपनी तलवार चलाई और चमकती रोशनी के साथ दक्ष की ओर बढ़ गया। हालांकि उसकी तलवार दक्ष तक पहुंच ही नहीं पाए। उसके साथ भी वही हुआ जो विकास के साथ हुआ था। वह अचानक हताश दिखने लगा। उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और फिर वह गायब हो गया। विकास और उसका साथी शिष्य गायब हो गए थे, लेकिन उनकी तलवारें वहीं रह गई। दोनों की तलवारें जमीन पर गिर पड़ी और एक धातु जैसी आवाज गूंजी। किसने कहा था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंचों पर सबसे खूबसूरत लड़ाइयां होंगी? किसने सोचा होगा कि फॉर्चून शाइन हमें शुरुआत से ही सब कुछ नया करने पर मजबूर कर देगा? ये लड़ाइयाँ उतनी अविश्वसनीय नहीं है जितनी हमारे सम्राट रहते हुए हुआ करती थी। फिर भी उनमें से कुछ तो अद्भुत हो सकती है और भी लोग मारे जा रहे हैं। उसके समूह के दूसरे सदस्यों ने सोचा। इधर दक्ष ने उन पर नजर डाली और उसकी काली तलवार गायब हो गई। उसके हाथ में एक चाबी दिखाई दी। उसने अपनी ईश्वरीय चेतना को चाबी के अंदर डाला और थोड़ी देर बाद उसे कुछ समझ आया। वह दूसरों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। दक्ष के जाने के बाद आसपास कुछ भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। क्या हो रहा है? किसी ने कहा, दानव, अग्नि ऊर्जा, एक और राक्षसी शेर। किसी और ने कहा, सभी लोग भौहें चढ़ाकर दूर तक देखने लगे। उन्हें एक जानवर को मारना था ताकि वे समझ सके कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। कुछ लोगों को पछतावा हुआ क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है। उन्हें लगा कि बाहर आने से पहले उन्हें जंगल में अपना स्तर बढ़ाना चाहिए था क्योंकि राक्षसी शेर उन्हें मार सकते थे।
अब आगे बढ़ने के लिए उन्हें राक्षसी शेरों को मारना जरूरी था। लेकिन समस्या ये थी कि अगर वे और मजबूत बनने के लिए जंगल में थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद वे बाहर हो जाते, क्योंकि उन्होंने चुनौती का पहला भाग निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया था। कुल मिलाकर केवल नायक ही इस चुनौती को पार कर सकते थे। हमें हाथ मिलाना होगा, किसी ने कहा। इस समय वे सिर्फ 3 ही बचे थे। उनमें से एक ने संदेह से पूछा, अगर हम राक्षसी शेर को मार भी दे तो भी लूट का माल कैसे बांटेंगे? वे 3 लोग थे। अगर वे राक्षसी शेर को मार भी दे तो उनमें से केवल एक को ही दिल मिलेगा। जो राक्षसी शेर को मारेगा वही इसे ले जाएगा। अगर हम अलग हो गए तो हम सब राक्षसी शेरों के हाथों मारे जाएंगे। हम अकेले जिंदा नहीं रह सकते। किसी ने कहा, ठीक है तो फिर हमला करते हैं। पहले व्यक्ति ने कह। तीनों ने सिर हिलाया। वे राक्षसी शेरों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दक्ष को इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले ही आगे बढ़ गया था। दूसरी तरफ दक्ष एक सड़क के अंत में पहुंच गया। वहां एक बंद दरवाजा था। दक्ष ने चाबी निकाली और उसे ताले में लगाया। दरवाजा खुला और दक्ष अंदर चला गया। एक युद्ध मंच पर इस समय जब दक्ष दरवाजा पार कर गया तो डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट श्रीकांत आखिरी युद्ध समाप्त कर चुका था। वह एक युद्ध के मंच पर खड़ा था और उसके चारों ओर रोशनी चमक रही थी। वह शांत और स्थिर दिख रहा था। उसके सामने किसी को कुचला गया था। वह व्यक्ति गायब हो गया। इसी समय आकाश में एक चमकता हुआ तारा टिमटिमाया और श्रीकांत के शरीर पर उतर आया। अचानक श्रीकांत युद्ध के मंच से गायब हो गया। बाहरी दुनिया में श्रीकांत का असली शरीर हिल गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक रही थी। श्रीकांत जाग गया है, भीड़ ने श्रीकांत को घूरते हुए कहा। इस समय उसके सिर के ऊपर एक तारा तैर रहा था और एक संख्या दिखाई दे रही थी। एक बधाई हो, अभी के लिए तुम पहले हो, अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ, भविष्यवक्ता ने श्रीकांत से कहा। श्रीकांत ने शांत भाव से सिर हिलाया। ये 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक की चुनौती का केवल पहला भाग था। कई लोग बाहर हो रहे थे। अभी के लिए वह पहला था। डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट, जैसा कि उम्मीद थी, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अब वह प्रथम है। क्या अब भी कोई उससे आगे निकल सकता है? भीड़ ने आह भरते हुए कहा। असली प्रतिभाशाली लोग तो असली प्रतिभाशाली ही रहते हैं। भले ही उन्होंने शुरुआत से शुरुआत की हो, फिर भी वे चमकदार थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक को भीड़ कई दिनों से देख रही थी। भले ही प्रतिभागी उस नकली दुनिया में कमजोर थे, फिर भी कई लोग मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बैठे लोग उन्हें घूर रहे थे। वे पहले दौर के नतीजे देखने के लिए बेताब थे। नकली दुनिया में दक्ष ने दरवाजा पार किया और उसके सामने 4 दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजा चमक रहा था और उन पर शब्द लिखे हुए थे। पहले दरवाजे पर कौशल और तकनीकें, दूसरे दरवाजे पर मंत्र, तीसरे दरवाजे पर हथियार और चौथे दरवाजे पर युद्ध की चुनौती। बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष ने आखिरी दरवाजा पार कर लिया। उसने युद्ध की चुनौती वाला दरवाजा चुना। दरवाजा पार करने के बाद दक्ष के सामने भयानक जानवर प्रकट हुए। उन्हें देखकर दक्ष का चेहरा सख्त हो गया। वे सभी जानवर स्वर्गीय स्तर के जानवर थे। वह मंत्र, कौशल और तकनीक या हथियार हासिल कर सकता था, लेकिन उसने आखिरी दरवाजा चुना था। यह एक खतरनाक फैसला था। इस समय कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी और उसे ठंड लग रही थी। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक काली तलवार प्रकट हुई और साथ ही उसकी आंखें काली और ठंडी हो गई। उसने अपनी डार्क मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। फिर दक्ष हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पहले जानवर पर झपट पड़ा। वह एक प्राचीन वानर था। वह गुस्से से दहाड़ रहा था। पल भर में ध्वनि की गूढ़ ऊर्जाएं हवा में भर गई और दक्ष के कानों के पर्दों को चोट पहुंचाने लगी। इसी समय प्राचीन वानर अपने पंजे लहराते हुए दक्ष की ओर दौड़ा, जिससे जमीन हिलने लगी। हवा में एक विशाल पक्षी ने तेज हवा के ब्लेड छोड़े, जिसने दक्ष को पीछे हटने से रोक दिया। दक्ष पत्ते की तरह हिल रहा था। उसकी वायुगुण ऊर्जाएं पहले से ही शक्तिशाली थी। साथ ही वह अपनी काली आंखों से सब कुछ साफ देख सकता था। प्राचीन वानर ने अपनी मुट्ठी उठाई और दक्ष के सिर की ओर मुक्का मारा। दक्ष ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और उसकी तलवार हवा में लहराती हुई वानर के गले में घुस गई। उसने प्राचीन वानर का हाथ पकड़ लिया और तलवार निकालने के लिए उसे पैर से धक्का दिया। इसी समय विशालकाय पक्षी के पंजे दक्ष के सिर की ओर बढ़े। दक्ष अचानक घूम गया और विशालकाय पक्षी का सामना करते हुए झुक गया। इसी समय दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और तलवार ऊर्जा से भरी एक तेज हवा उस विशालकाय पक्षी की ओर बढ़ी और उसके पंजे काट डाले।
हवा में खून की धार बहने लगी और विशालकाय पक्षी हवा में ऊपर उड़ते हुए जोर से चीखने लगा। दक्ष भयानक जानवरों से घिरा हुआ था। दबाव में उसका चेहरा विकृत हो गया था। 2 दिन बाद दक्ष के कपड़े और भी ज्यादा फट गए थे। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसने सभी जानवरों को मार डाला था और उसके सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। दक्ष आगे बढ़ा और दरवाजा पार कर गया। रोशनी ने उसे घेर लिया और वह एक विशाल मैदान में पहुंच गया। वहां बहुत से लोग थे। सभी चमकदार रोशनियों से घिरे हुए थे। वे गंभीर और सम्मानजनक दिख रहे थे। बीच में एक विशाल युद्ध मंच था जिस पर 2 लोग भयंकर युद्ध कर रहे थे। मैं जल्दी नहीं आया हूं। यहाँ पहले से ही बहुत से लोग आ चुके हैं। दक्ष ने भीड़ की तरफ देखते हुए सोचा, शुक्र है कि जिस ग्रुप में वह शामिल हुआ था उसने जल्दी की थी। अगर वह थोड़ी देर से आता तो शायद उसे बाहर कर दिया जाता। शुक्र है कि जिस ग्रुप में दक्ष शामिल हुआ था उसने जल्दी की थी। अगर वह थोड़ी देर से आता तो शायद उसे बाहर कर दिया जाता। बाहरी दुनिया में श्रीकांत के बाहर आने के बाद और भी लोग लगातार बाहर आते रहे। 50 लोग पहले ही निकल चुके थे। भीड़ में मौजूद लोग बातें करते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि यह 50 के आसपास लोग 9 द्वीपों के महाद्वीप में मशहूर हैं। 9 द्वीपों के महाद्वीप के 9 प्रथम साधना सम्राटों में से 7 पहले ही बाहर आ चुके थे। डिवाइन फायर सिटी में कुछ जाने माने युवा भी बाहर आ चुके थे। बेशक कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्रसिद्ध नहीं थे। 5वां कौन है? वह जरूर बहुत ताकतवर होगा। 6वां राजकुमार अर्पित है। वह राजकुमार अर्पित से भी पहले बाहर आ गया था। भीड़ ने किसी अनजान व्यक्ति को देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि वह भी डार्क नाइट क्षेत्र से है। वह बहुत ही ताकतवर है। वह राजा धवन का वंशज जीशान धवन है। किसी ने कहा, राजा धवन बहुत समय पहले वह 9 द्वीपों के महाद्वीप में एक प्रसिद्ध योद्धा था। उसने आकाश अवशोषण शास्त्रों का अध्ययन किया था, है ना? किसी ने कहा, वास्तव में वह राजा धवन का वंशज है। किसी और ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी 5वें नंबर पर है। वह अच्छा इंसान नहीं है। पहले व्यक्ति ने कहा, वैसे दूसरा कौन है? मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई उसे नहीं जानता। पहले व्यक्ति ने कहा, मुझे यकीन नहीं है। वह दूसरे नंबर पर है। वह अनजान तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, उसके चेहरे पर तो देखो, वह बहुत शांत लग रहा है। उसने डिवाइन क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट श्रीकांत की तरफ देखा तक नहीं। वह बेहद आत्मविश्वास से भरा लग रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, वह डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय से है। एक युवक ने गर्व से कहा। दूसरे नंबर का युवक वही प्राणी था जिसने डिवाइन डिप्लॉयमेंट संप्रदाय के आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर वाले युवक का शरीर ले लिया था। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर वो श्रीकांत के कुछ ही समय बाद बाहर आया था। जब बाद में वे सभी प्रतिभाशाली लोग लड़ेंगे तो हम शायद निराश नहीं होंगे। भीड़ ने उत्साह से कहा, नकली दुनिया में इस समय दक्ष पहले ही 2 लड़ाइयां देख चुका था। वहां पहुंचने के बाद उसे नियम समझ आ गए थे। वहां मौजूद लोग अपने बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकते थे क्योंकि वे पहले पहुंच गए थे। अगर वे जीत जाते तो रोशनी उन्हें घेर लेती और उन्हें ले जाती। बस दक्ष को पता नहीं था कि उन्हें कहाँ भेजा गया है। दक्ष ने कुछ लोगों को देखा जिन्हें वह जानता था। श्रीजीत वैदिक वागधीश आहिल, लेकिन वागधीश आगे था और अहिल उसके पीछे। उनके अलावा देवल और 13 यंग बीस्ट मास्टर्स भी वहां थे। जब 13 यंग बीस्ट मास्टर्स ने दक्ष को देखा तो उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। यहाँ हजारों प्रतिभागी है और लगता है मुझसे पहले 100 लोग पहुंच गए। जो लोग पहले ही गायब हो चुके हैं उनके अलावा भी मेरे आगे 100 लोग हैं। यहाँ कितने प्रतिभाशाली लोग हैं? दक्ष ने सोचा। बेशक वह खुद को छोटा नहीं दिखाना चाह रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने समय बर्बाद ना किया होता तो वह बहुत पहले पहुंच जाता। इस समय 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। दक्ष ने उनमें से एक को पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने कढ़ाई के रूप में नहाते हुए देखा था। वह हमेशा की तरह ठंडी लग रही थी। उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और गायब हो गई। दक्ष इस समय किसी ने कहा। दक्ष ने मुड़कर पीछे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई विश्वनाथ, आप यहाँ हैं? हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतने सारे लोग होंगे। विश्वनाथ ने आश्चर्य से कहा, सचमुच वहाँ कई प्रतिभाशाली लोग थे। वह जितनी जल्दी हो सके आ गया था। कोई बात नहीं, ये तो बस पहला राउंड है। 1000 लोग बहुत हैं, लेकिन अगर हम शीर्ष 300 में भी आ गए तो भी कोई बात नहीं। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। दक्ष ने कहा, यहाँ ज्यादा लोग बाहर नहीं हो सकते थे। हाँ, मुझे आशा है कि हम वह लड़ाई जीतेंगे।
विश्वनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप यहाँ 3 बार तक कोशिश कर सकते हैं। अगर आप 3 बार असफल हुए तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगर 3 लोग आपको चुनौती देते हैं और हरा देते हैं तो आपका भी यही हश्र होगा। किसी ने ठंडे स्वर में कहा। दक्ष ने अपना सिर घुमाया और श्रीजीत की तरफ देखा जिसने अभी बात की थी। दक्ष ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, 3 हार? क्या ऐसा भी हो सकता है? सिर्फ कमजोर दिखने वाले लोगों को ही 3 लोग चुनौती देते थे। आगे वाले लोग जल्द से जल्द निकल जाना चाहते थे। क्या तुम अपनी बारी आने पर उसे चुनौती देना चाहोगे? इसी समय किसी ने कहा, वह 13 यंग बीस्ट मास्टर्स में से एक था। 6वां यंग बीस्ट मास्टर। वह दक्ष से ज्यादा दूर नहीं था। बिल्कुल, भले ही मैं उसे मार ना सकूं पर मैं उसे घायल कर दूंगा और उसे यहां से भगा दूंगा। श्रीजीत ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह दक्ष को मार सकता तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर अब तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। जब मैं तुम्हें चुनौती दूंगा तो तुम्हें लड़ना होगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा। श्रीजीत ने ठंडे स्वर में दक्ष से कहा, यह नियम था। इसलिए श्रीजीत उत्साहित था। ठीक है, हमारे पास भी 2 लोग हैं जो उसे चुनौती देना चाहते हैं। 6वें यंग बीस्ट मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। 5वां यंग बीस्ट मास्टर भी वहां था। तीसरा और चौथा यंग बीस्ट मास्टर कुछ देर पहले ही वहां से जा चुके थे। श्रीजीत ने दक्ष की ओर देखा और कहा, यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि यह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक है। जब तुम हार जाओगे तो तुम्हारा इंतजार सिर्फ मौत करेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान तुम्हें मार नहीं सकते। वे बातें कर ही रहे थे कि एक चमकदार रोशनी श्रीजीत पर पड़ी। वह हैरान हो गया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके सामने कोई उसे चुनौती दे रहा था। श्रीजीत पर एक तेज रोशनी चमकी और उसे युद्ध मंच पर ले गई। उसके सामने नीले रंग के वस्त्र पहने कोई खड़ा था। हवा में राजसी ऊर्जा फैल रही थी। उस आदमी का शरीर बिल्कुल राजा जैसा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देखा। वह उस व्यक्ति को पहचानता था। इधर श्रीजीत ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? डार्क नाइट क्षेत्र प्राचीन विश्ववंश विश्वेंद्र। विश्वेंद्र ने कहा। वह आगे की ओर कूदा। उसके पीछे नीले रंग की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसने ना तो ऊर्जा का इस्तेमाल किया और ना ही किसी मंत्र का। उसने सिर्फ राजा के इरादे का इस्तेमाल किया। श्रीजीत ने ठंडे स्वर में गुस्से से कहा। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत की थी। श्रीजीत अभी भी राक्षसी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था और उसे एक राक्षसी कौशल भी आता था। उसने विश्वेंद्र की दिशा में मुक्का मारा। उसका राक्षसी मुक्का तेज था, लेकिन विश्वेंद्र ने अपना हाथ हिलाया और विश्व रोशनियां चमक उठी और राक्षसी ऊर्जाएं गायब हो गई। विश्वेंद्र श्रीजीत के और करीब आ गया। अरे नीली रोशनियां देखकर श्रीजीत हैरान रह गया। विश्व शक्ति! श्रीजीत ने हैरान होकर कहा। श्रीजीत आगे की ओर कूदा। उसकी राक्षसी मंशा हवा में फैल रही थी। उसने विश्वेंद्र की दिशा में मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी के चारों ओर काली बिजली चमक उठी। वह विश्व शक्ति को नष्ट करना चाहता था। इधर विश्वेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी मुक्का मारा और दोनों मुट्ठियां आपस में टकरा गई। नीली रोशनी चमक उठी, हवा में ऊर्जाएं फूट पड़ी और चारों दिशाओं में फैल गई। विश्वेंद्र आगे बढ़ा और गायब हो गया। ये देखकर श्रीजीत ने भौहें चढ़ाई। इसके बाद विश्वेंद्र श्रीजीत के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ श्रीजीत के गले की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर श्रीजीत ने और अधिक राक्षसी मंशा जारी की, लेकिन विश्व रोशनियों ने उसकी राक्षसी मंशा को कुचल दिया। विश्वेंद्र ने सफलतापूर्वक श्रीजीत का गला पकड़ लिया। अगले ही पल एक चमकदार रोशनी ने श्रीजीत को घेर लिया और उसे अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस भेज दिया। इसी समय सुनहरी रोशनियां आसमान से उतरी और विश्वेंद्र को घेरने लगी। समान साधना स्तर पर राजा प्रकार के शरीर वाले लोगों को लाभ होता है। भीड़ ने धीरे से कहा। विश्वेंद्र का शरीर राजा प्रकार का था, एक विश्व राजा का शरीर। अगर हम ठीक से लड़े होते तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। विश्वेंद्र ने तिरस्कार से कहा और फिर गायब हो गया। इधर श्रीजीत का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। एक हार, दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर श्रीजीत ने भौहें चढ़ाए और लंबा चेहरा बनाया। उसने दक्ष को घरा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम 3 बार हार गए तो तुम बाहर हो जाओगे और 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाओगे। दक्ष की बात सुनकर श्रीजीत ने अपनी मुट्ठियां भी ली और उसकी हड्डियां चटकने लगी क्योंकि उसकी ऊर्जा आसमान की ओर उठ रही थी। श्रीजीत ने दक्ष को घूरते हुए देखा। श्रीजीत को चारों ओर से राक्षसी रोशनी ने घेर लिया और उसने कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है।
मैं उसे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर मार डालूंगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उसे एक अच्छा सबक सिखा सकोगे। उसे खत्म मत करो, उसे रैंक में ऊपर आने दो। श्रीजीत ने ये यंग बीस्ट मास्टर से कहा। वह चाहता था कि दक्ष रैंक में ऊपर उठे और फिर वह उसे मार देगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम उसे रैंक में ऊपर जाने देंगे। श्रीजीत की बात सुनकर दोनों यंग बीस्ट मास्टर्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वे सब दक्ष को घूर रहे थे। इधर लड़ाई जारी रही। दक्ष के सामने खड़े लोग एक दूसरे को चुनौती देते रहे। जीतने के बाद वे चले गए और बाकी लोग फिर से कतार में लग गए। आखिरकार श्रीजीत की बारी फिर से आई और उसने दक्ष को चुनौती दी। दक्ष भी युद्ध मंच पर उतरा। मैं शुरू में तुम्हें हराना चाहता था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं तुम्हें योग्यता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के युद्ध मंच पर तुम्हें मार डालूंगा। श्रीजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चारों ओर काली बिजलियां चमक रही थी। वह पहले ही स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुका था और कई प्रकार की गूढ़ ऊर्जाओं को समझ चुका था। अगर विश्वेंद्र को विश्व शक्ति का ज्ञान ना होता तो वह उसे हरा नहीं पाता। इधर श्रीजीत की बात सुनकर दक्ष ने कुछ नहीं कहा। पिछली बार श्रीजीत से लड़ते हुए वह वहां से चला गया था, इसलिए श्रीजीत को उसे हराने का पूरा विश्वास था। लेकिन दक्ष के लिए श्रीजीत उबाऊ था। इधर श्रीजीत की हरकतें विस्फोटक थी और उसकी राक्षसी बिजली भी शक्तिशाली थी। दक्ष पहले से ही दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन वह भी हवा की तरह चल रहा था। श्रीजीत की बिजली दक्ष के कंधों के पास से गुजरी, लेकिन श्रीजीत रुका नहीं। उसने और अधिक ऊर्जा जारी की। दक्ष पर एक भयानक ऊर्जा उतर आई। दक्ष को लग रहा था कि उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं। मरो, श्रीजीत ने दक्ष की ओर मुक्का मारते हुए कहा। दक्ष अचानक बिजली से घिर गया। उसके पास विश्वेंद्र जैसी शक्तियां नहीं थी जो उस काली बिजली को नष्ट कर सकती थी। दक्ष अचानक बिजली से घिर गया। उसके पास विश्वेंद्र जैसी शक्तियां नहीं थी जो बिजली को नष्ट कर सकती थी। लेकिन इसी समय दक्ष के शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकली और वह एक राक्षसी बैल जैसा दिखने लगा। उसकी रक्षा बहुत बढ़ गई और बिजली उसे भेद नहीं पाए। ये देखकर श्रीजीत स्तब्ध रह गया। उसने दक्ष पर और भी ज्यादा बिजली गिराई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा फटने वाली है। इधर दक्ष की राक्षसी ऊर्जा फिर बदल गई। वह अचानक एक पत्थर के पक्षी जैसा दिखने लगा और हवा में ऊपर उड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और श्रीजीत के सामने उतरा। काम हवा में पक्षी की आवाज गूंज उठी। श्रीजीत पर एक भयानक शक्ति का दबाव पड़ने लगा। पाश्विक शक्ति, वह विभिन्न जानवरों में बदल सकता है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ दंग रह गई। दक्ष विभिन्न प्रकार के जानवरों में बदल सकता था। कितनी भयानक शक्ति थी। दक्ष की व्यापक क्षमताएं अविश्वसनीय थी। उसने कुछ समय पहले ही शुरुआत की थी और हैरानी की बात है कि वह पहले से ही इतना कुछ समझ सकता था। दक्ष की समझ अविश्वसनीय थी। भीड़ ने सोचा इधर एक भयानक शक्ति ने श्रीजीत को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। श्रीजीत की आकृति विकृत होने लगी। वह दक्ष को घूर रहा था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। चले जाओ, श्रीजीत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और दक्ष पर मुक्का मारा। हालांकि दक्ष की राक्षसी ऊर्जा फिर से बदल गई और वह एक विशालकाय बाज जैसा दिखने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ा और अचानक श्रीजीत के पीछे प्रकट हो गया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और श्रीजीत के सिर पर निशाना साधा और साथ ही भयानक तलवार की ऊर्जाएं भी जारी की। श्रीजीत का चेहरा कठोर हो गया और वह धीरे धीरे और भी विकृत हो गया। उसने एक भयानक शक्ति को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। वह पलटा और दक्ष को हत्या की नजरों से देखा। योग्यता प्राप्त करने के लिए तुम किसका सहारा लोगे? दक्ष ने शांति से कहा। सकी तलवार की ऊर्जा ने श्रीजीत के शरीर को धीरे धीरे चीरना शुरू कर दिया। श्रीजीत का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। पलक झपकते ही श्रीजीत का शरीर रोशनी से घिर गया और उसे कतार में वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार वह दक्ष की जगह पहुंच गया। इधर दक्ष को भी रोशनियों ने घेर लिया और वह भी गायब हो गया। लेकिन वह बाहर नहीं गया बल्कि कतार में श्रीजीत की जगह पहुंच गया। दक्ष जीत गया था और श्रीजीत हार गया था। लेकिन दक्ष तुरंत क्वालिफाई नहीं कर सकता था क्योंकि वह श्रीजीत के बाद में पहुंचा था। यह उन लोगों के लिए उचित नहीं होता जो उनसे पहले पहुंच गए थे। इसलिए वह जीत गया और उसने श्रीजीत की जगह ले ली। अगर दक्ष की बारी होती और वह जीत जाता तो दक्ष बाहरी दुनिया में पहुंच जाता। इधर श्रीजीत का चेहरा तमातमा गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें यहाँ कुछ बेहतरीन मंत्र, कौशल और तकनीकें मिलेंगी, लेकिन बाहरी दुनिया में हमारे असली ताकत के साथ तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। बाहरी दुनिया में, दक्ष ने कहा।
उसने श्रीजीत की तरफ मजाकिया नज़रों से देखा। अचानक श्रीजीत को कुछ समझ आया। श्रीजीत ने दक्ष को ठंडेपन से घूरा और गुस्से से कहा, तुम 2 बार हार गए। जब मेरी बारी आएगी तो तुम एक बार फिर हार जाओगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम श्रीजीत अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। दक्ष की बात सुनकर श्रीजीत का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। जब वैदिक ने दक्ष की बात सुनी तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अगर श्रीजीत बाहर कर दिया गया तो अविनाशी थंडरवंश बहुत क्रोधित होगा। अगर अविनाशी थंडर वंश का पहला युवक पहली परीक्षा भी पास नहीं कर पाया तो यह अविनाशी थंडर वंश के लिए पूरी तरह से अपमानजनक होगा। उन्हें लगा था कि वह शीर्ष 100 में आ जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, श्रीजीत ने ठंडे स्वर में कहा। बेचारे तुम, दक्ष ने तिरस्कार से कहा। फिर उसने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। वह धैर्यपूर्वक लड़ाई देख रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? श्रीजीत ने पूछा, हालांकि किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। महान शाही हथियार, कौशल और तकनीक, कुछ भी अविनाशी थंडर वंश तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहो। श्रीजीत ने दक्ष से कहा। वह हारना नहीं चाहता था। उसे अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने का भी समय नहीं मिला था। दक्ष उसे यहाँ हरा सकता था। अविनाशी थंडरवंश, श्रीजीत, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लोगों से फिर से समझौता करूंगा? तुम बेवकूफ़ हो, दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर श्रीजीत का चेहरा पीला पड़ गया। दक्ष इस बात का जिक्र कर रहा था कि उन्होंने उसे बेच दिया था। मुझे क्या करना चाहिए? श्रीजीत ने पूछा। क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? दक्ष ने पलटकर श्रीजीत की ओर देखते हुए कहा। उसने आगे कहा, अगर तुम मुझसे भीख मांग रहे हो तो कम से कम ईमानदारी से कोशिश तो करो। घुटने टेक दो, शायद मैं इस पर विचार करूं। घुटने टेकूं, श्रीजीत ने कहा। श्रीजीत गुस्से में था और बोला, दक्ष तुम बहुत बदतमीज हो। दक्ष हंसा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अब श्रीजीत की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर श्रीजीत का मुंह फड़क उठा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। दक्ष की बारी नजदीक आ रही थी। बाहरी दुनिया में पहले से ही 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। भीड़ को यकीन था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के अंत में ये लोग शीर्ष 100 में जगह बनाने की क्षमता रखते हैं। इस समय श्रीजीत का चेहरा पीला पड़ गया था। जब वह ध्यानमग्न दक्ष को घूर रहा था, वह कैसे हार मान सकता था? वह कैसे असफल हो सकता था? उसे डिवाइन फायर सिटी के भीतरी हिस्से में अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की क्षमता चाहिए थी। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह मजबूत बनना चाहता था और अविनाशिक थंडर वंश को और भी गौरवशाली बनाना चाहता था। श्रीजीत शांत रहने की कोशिश कर रहा था। अब दक्ष के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। दक्ष अभी भी शांत दिख रहा था। अचानक श्रीजीत ने खुद को जोर से घुटनों पर गिरा दिया और दक्ष से विनती की, क्या ये काफी है? ये देखकर भीड़ दंग रह गई। श्रीजीत 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए घुटनों के बल बैठा था। बाहरी दुनिया के लोग इसे साफ देख सकते थे। श्रीजीत दक्ष के सामने घुटने टेक रहा था। डिवाइन फायर सिटी के लोग इसे देख सकते थे। अविनाशी थंडर वंश के सदस्य इसे देख सकते थे। हर कोई इसे साफ देख सकता था। श्रीजीत 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए ऐसा कर रहा है। आखिरकार वह पहले ही 2 बार हार चुका है। दक्ष शायद उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। अविनाशी थंडर वंश के एक शक्तिशाली योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, जब वे बाहर निकलेंगे तो श्रीजीत निश्चित रूप से दक्ष को मार देगा और अपना सम्मान वापस पा लेगा। अविनाशी थंडर वंश के एक सदस्य ने कहा। निश्चित रूप से, अविनाशी थंडर वंश के एक अन्य सदस्य ने कहा। इधर दक्ष ने अपनी आंखें खोली और श्रीजीत की ओर देखते हुए शांति से कहा, शुरू में मेरा इरादा तुम्हें पद में ऊपर उठाने का था। फिर दक्ष पलटा। अब उसकी बारी थी लेकिन उसने श्रीजीत को चुनौती नहीं दी। श्रीजीत अभी भी घुटनों के बल बैठा था। वह अपमानित महसूस कर रहा था। दक्ष दयालु था क्योंकि उसे श्रीजीत दयनीय लग रहा था। इधर दक्ष ने किसी को चुनौती दी और आसानी से जीत गया। रोशनी ने उसे घेर लिया और वह गायब हो गया। दक्ष अपने असली शरीर में वापस आ गया। वह वास्तविक दुनिया में वापस आ गया था। दक्ष ने अपनी आंखें खोली, भीड़ पर नजर डाली और गहरी सांस ली। वह बाहर था। उसने पहली परीक्षा पास कर ली थी। भविष्यवक्ता की क्षमताएं अविश्वसनीय थी। हैरानी की बात यह थी कि वह दूसरों की आत्मा को उनके शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता था। अगर वे नकली दुनिया में भी मरते थे तो वे सचमुच मरते थे। इस समय दक्ष ने कुछ महसूस करते हुए अपना सिर उठाया। उसने देखा कि भविष्यवक्ता उसे देख रहा है और उदासीनता से मुस्कुरा रहा है। दक्ष भी उसे देखकर मुस्कुराया। भविष्यवक्ता को उसकी याद आ गई।
मुझे लगा था कि तुम किसी और रास्ते से फॉर्चून शाइन पहुंच जाओगे, लेकिन तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। पिछली बार मैंने जो कहा था वह आज भी लागू होता है। बेशक तुम्हें पहले शीर्ष में आना होगा, तभी तुम फॉर्चून श्राइन पहुंच पाओगे। लगे रहो। दक्ष के दिमाग में एक आवाज आई। दक्ष ने सिर हिलाया। वह शीर्ष में आने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाला था। हालांकि इस समय उसकी रैंक 130 के आसपास थी, लेकिन यह अस्थायी थी। वह श्रीजीत जैसे कई लोगों को बाहर करने वाला था। इधर दक्ष के बाहर आने के बाद श्रीजीत भी बाहर आया। उसने दक्ष को ठंडी नज़रों से देखा। हालांकि वह पहली परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन वह खुश नहीं था। दक्ष, तुम्हें इसका पछतावा होगा, श्रीजीत ने जोर से कहा। उसकी आंखें हत्या से भरी हुई थी। दर्शक सब देख सकते थे कि नकली दुनिया में क्या हो रहा था। इसलिए श्रीजीत समझ गया कि जब दक्ष ने उसे घुटनों के बल बैठाया था तो सभी ने उसे देखा था। उसके अपने परिवार के सदस्यों ने भी। यह कितना अपमानजनक था। वह सचमुच अपना बदला लेना चाहता था। तुम अभी भी नहीं समझे। घुटने टेकते रहो, दक्ष ने उदासीनता से कहा। उसने श्रीजीत की रैंक पर नज़र डाली। श्रीजीत 136वीं रैंक पर था और दक्ष 135वीं रैंक पर था। बलतेज, राजवीर, तोहीन, जहान और उमंग भी वहीं हैं। दक्ष ने कहा। दक्ष ने नकली दुनिया की ओर देखा और अपने कुछ दोस्तों को देखा। तोहीन, उमंग और जहान अभी भी धुंध भरे शहर में थे। अगर वे जल्दी नहीं करते तो उन्हें क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिलता। दक्ष को उम्मीद थी कि वे भाग्यशाली होंगे। तोहीन की साधना विशेष है क्योंकि उसके जनजाति कबीले में महान प्रतिभाएं धीरे धीरे परिपक्व होती हैं। उसे शुरू से शुरू करवाना बेहद मुश्किल होगा। उमंग एक शक्तिशाली हत्यारा है, लेकिन वह सीधे युद्धों में अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी स्थिति तोहीन जितनी बुरी नहीं है, फिर भी उसके लिए यह मुश्किल होगा और मेरा तीसरा साथी शिष्य भी संघर्ष कर रहा है। दक्ष ने सोचा। उनके अलावा उसने रजत के साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसके वहां होने की उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी। वह जिया थी। जिया भी वहां मौजूद थी और वह विश्वनाथ से ज्यादा पीछे नहीं थी। वह कुछ समय से नव्यान के साथ थी और अब 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग ले रही थी। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर, कुलीन और पवित्र लग रही थी। बेशक उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो पवित्र शहर में सेलेस्टियल रैंकिंग सूची के पाथफाइंडर दिवस के दौरान काफी ऊंचे स्थान पर थे, जैसे गौतम, दानुश और किल्विश। दक्ष ने सोचा भी नहीं था कि वह उन्हें 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान देख पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि पहले राउंड में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, दक्ष ने सोचा। नकली दुनिया से लोग निकलते रहे, कुछ लोग मर भी गए। दक्ष ने आह भरी। इस बैठक की वजह से कितने प्रतिभाशाली लोग मरेंगे, दक्ष ने सोचा।